है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विदेश में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के उर्दू की दरसा की किताब से दो चैप्टर। एक है चैप्टर नंबर 33 और दूसरा चैप्टर नंबर 34। इन दोनों चैप्टर को आज की वीडियो में बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करें। दोनों चैप्टर गजल है। पहली गजल जो है 33 में है, दूसरी गजल चैप्टर नंबर 34 में है, 34 में। दोनों के लेखक जो मुसन्निफ है वो एक ही है, जिनका नाम परवीन शाकिर। इन दोनों परवीन शाकिर जो कि एक औरत है, खातून है। सबसे पहले मैं परवीन शाकिर के बारे में बताऊंगा। इनकी डिटेल जान लीजिए, क्योंकि ढेर सारा डिटेल दिया है जो कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है, आप लोग जानते ही हैं, तो मुसन्निफ करवा जाना जरूरी है। फिर मैं आप लोगों को इन दोनों गजल को बताऊंगा, उसकी तशरीह करेंगे, अच्छी तरह चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। परवीन शाकिर की पैदाइश हुई थी 24 नवंबर 1952 ईस्वी को पाकिस्तान के कराची में। 24 नवंबर 1952 सन याद रखिएगा, 1952 याद रखिएगा। 1952 पाकिस्तान के कराची में। इस्लाफ का वतन हिंदुस्तान के लहरिया सराय दरभंगा बिहार था। परवीन शाकिर की भली पैदाइश पाकिस्तान के कराची में हुई, लेकिन उनके इस्लाफ का वतन यानी उनके बाप दादा का वतन, उनके बाप दादा कहाँ के रहने वाले थे? हिंदुस्तान के रहने वाले थे। हिंदुस्तान के लहरिया सराय दरभंगा, लहरिया सराय दरभंगा बहुत अच्छा जगह है, लहरिया सराय दरभंगा बिहार। क्योंकि उनके हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो उस वक्त परवीन शाकिर के जो वालिद रहे होंगे सैयद साकिब हुसैन, उनका नाम है सैयद साकिब हुसैन। जब बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान, परवीन शाकिर के वालिद जो थे, उनके पिताजी, वो हिंदुस्तान को छोड़कर हिजरत करके यानी माइग्रेशन करके पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान जाकर रहने लगे थे। इसीलिए परवीन शाकिर की पैदाइश पाकिस्तान में हुई थी, भले इनके बाप दादा हिंदुस्तान के रहने वाले थे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। परवीन शाकिर के जो पिता थे सैयद साकिब हुसैन, वो खुद एक शायर थे और वो अपने शेर व शायरी के लास्ट लाइन में जो नाम यूज करते थे वो था शाकिर, यानी क्या तखल्लुस क्या था? साकिर। तखल्लुस में बार बार बता सुनकर कंफ्यूज होते हैं। तखल्लुस जब शायर अपने शेर के लास्ट लाइन में यूज करता है उसे तखल्लुस कहते हैं। यहाँ पर परवीन शाकिर के जो पिताजी हैं वो एक शायर और उनके लास्ट लाइन में जो नाम यूज करते थे वो था शाकिर, यानी कि तखल्लुस क्या था? शाकिर। और ये भी परवीन शाकिर जब शेर व शायरी करना शुरू किया, वो अपने पिताजी को देखकर ही वो भी अपने शेर व शायरी के लास्ट लाइन में ही शाकिर यूज करते थे। परवीन का भी तखल्लुस था, वो शाकिर हुआ, इसीलिए परवीन शाकिर के नाम से मशहूर हो गई। तो सबसे बड़ी बात है। इब्तिदाई तालीम घर पर ही हुई। परवीन शाकिर की जो शुरुआती शिक्षा थी वो घर पर ही मिली। रजिया गर्ल्स हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया। रजिया गर्ल्स हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिक का एग्जाम पास किया फर्स्ट डिवीजन के साथ। उसके बाद से सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से बीए और कराची यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में इन्होंने एमए किया। 1971 इसमें पीएचडी की डिग्री हासिल की। फिर बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने एमए किया, बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया। फिर उसके बाद अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेजी के लेक्चरर के तौर पे 9 सालों तक जॉब करती रही। अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज इंग्लिश के लेक्चरर के तौर पे 9 सालों तक जॉब की। इसके बाद से ये जॉब छोड़ने के बाद दूसरा जॉब आजमाया, बहुत तरह तरह की जॉब किया इन्होंने। खालाजाद भाई डॉक्टर नसीर अली से शादी हुई। परवीन शाकिर की शादी खालाजाद भाई डॉक्टर नसीर अली से, उनकी शादी, उन दोनों का एक बेटा भी होता है जिसका सैयद मुराद अली। परवीन शाकिर जो थी, उनके हस्बैंड नसीर अली, उन दोनों में कभी पड़ता ही नहीं था, में झगड़ा होते ही रहता था, अनबन होते ही रहता था, क्योंकि दोनों का सोच अलग था। दोनों, उनके हस्बैंड डॉक्टर नसीर का और परवीन शाकिर का सोच अलग था। अंत में हुआ ये कि 1989 में परवीन शाकिर की डॉक्टर नसीर अली से तलाक हो गई। भले से उनका बेटा, एक परवीन शाकिर के सैयद मुराद अली एक बेटा था, लेकिन बेटा होने के बावजूद उनका तलाक हो गया उनके। उसके बाद से परवीन शाकिर आज़ाद हो गई। लेकिन परवीन शाकिर जो थे बेहद नर्म दिल खातून थे और उनके अंदर हमदर्दी कुट कर भरी हुई थी, औरतों के जज्बात को बहुत अच्छी तरीके से आंकती और पहचानती थी। इसलिए उनके शेर व शायरी में औरतों के जज्बात भरकर सामने आते हैं। इसीलिए इनकी हमदर्दी इनके शेर व शायरी में दिखाई देती है। इस तरह कैसे अपने जज्बातों को भाती थी। और इन्होंने पूरे 42 बरस यानी पूरे 42 साल तक ये जिंदा रही, जिसमें 27 सालों तक इन्होंने शायरी की। इनकी ये 42 साल तक जिंदा रह पाई और 27 साल में शेर व शायरी को दी थी। ये 15 साल की उम्र की थी तभी से शेर व शायरी करना शुरू कर दी थी। तभी इनकी और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी 27 साल जो है
इनका पहला शेरी मजमुआ जो है, पहला शायरी की किताब जो था उसका नाम था खुशबू, जो कि 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और बात कर ले इनकी मौत की तो 26 दिसंबर 1994 ईस्वी को इस्लामाबाद के नजदीक एक सड़क हादसे में इनकी मौत हो गई। एक सड़क दुर्घटना थी, सड़क एक्सीडेंट की वजह से 1994 में परवीन शाकिर की मौत हो गई। तो इतनी परवीन शाकिर की कुछ डिटेल जो आप लोगों को याद रखना है। चलिए इन दोनों गजलों को एक एक करके इसको समझ लेते हैं। पहली गजल की शुरुआत में लिखती हैं, गए मौसम में जो कि खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरोगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। यहाँ पर शेर में कह रही है कि गए मौसम में यानी कि गुजरे हुए वक्त में, गुजरे हुए समय में जो लोग मेरे अपने थे, जो लोग मेरे करीबी थे, वो गुलाबों की तरह खिला करते थे, अब वही लोग मेरे दिल पर ख्वाब बन के, आजाब बन के उतरेंगे। आजाब का मतलब होता है सजा, सताना। मुझे अब उन लोगों की याद आएगी और वो मेरे ख्वाब में आजाब बनकर आएंगे और मुझको सताएंगे। राह के ढेर पर रात बसर करनी है, जल चुके हैं मेरे खेमे मेरे ख्वाबों की तरह। यहाँ पे बोले परवीन शाकिर के मेरा जो खेमा है, मेरा टेंट, खेमा मतलब टेंट जहाँ पे सोया जाता है, तो मेरा जो खेमा है वो मेरे ख्वाबों की तरह जलकर राख हो चुका है। अभी जो राख का ढेर बचा हुआ है, उस राख के ढेर के साथ और जो लोग छूट चुके हैं उनकी यादों के साथ मुझे अब ये रात बसर करनी, ये रात गुजारनी। ये राख के ढेर के साथ जो लोग गुजरे उस जमाने में गुलाब की तरह खिला करते थे, उनकी याद आएगी और वो लोग सताएंगे। तो उनकी याद के साथ और उन राख के ढेर के साथ मुझे रात जो है बसर के रात को काटना है। सादत ईद की आई गुलाबी अब तक वली लम्हों की गुलनार हिजाबों की तरह। यहाँ पे बोल रही परवीन शाकिर के मुझे वो पल याद है, वो मोमेंट याद है जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी। वो जो मोमेंट है वो मेरे दिल में पर्दा की तरह कैद हो चुका है। उस वक्त का मोमेंट जो है मेरे आंख पर अभी भी गुलाबी है। तो मुझे याद आती रहती है वो समय, वो मोमेंट याद आती जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी। वो मोमेंट मेरे दिल में पर्दा की तरह कैद हो चुका है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। अभी भी मेरे दिल में गुलाबी है। गैर मुमकिन है तेरे घर के गुलाबों का शुमार मेरे रस्ते हुए जख्मों के हिसाबों की तरह। यहाँ पे बोल रही है कि मुझे इतने ज्यादा जख्म मिले, इतना दर्द मिला, इतना दुख मिला कि जिसका कोई हिसाब नहीं, मैं गिनती नहीं करवा सकती कि मुझे कितना ज्यादा दुख मिला। लेकिन मुझे जितना ही ज्यादा दुख मिला उतना ही ज्यादा तुमको सुख मिला, तुमको खुशी मिली। और याद तो उनकी होंगी बातें तुझे अब भी सेल्फ में रखी हुई किताबों की तरह। जिस तरह किताब होती है उसकी कहानी याद हो जाती है, किताब की कहानी इंसान को याद हो जाती है और वो किताब बंद करके उसको शेल्फ में रख देता है, साइड के रख देता है, अलमारी में बंद करके रख देता है, फिर वो किताब देखने नहीं जाता है क्योंकि उसकी कहानी तो याद हो गई है। उसी तरह तुम भी मेरे साथ की हो, तुम भी याद तो होंगी वो बात, तुम्हारे और मेरे बीच जो भी बातें होंगी वो याद होंगी कहानी की तरफ। लेकिन फिर भी तुम मुझे कभी देखने नहीं, तो तुम भी क्या किया, मुझे बंद किताब होती है शेल्फ में रख दिया, उसी तरह तुम भी क्या किए हो, मुझे बंद किताब की तरह शेल्फ में डाल दिए हो। हमारे किताब तुम्हारे बीच क्या बातें हुई तुम्हें याद तो होंगी लेकिन तुम मुझे देखने नहीं आते हो। ठीक, कौन जाने कि नए साल में तो किसको पढ़े, तेरा म्यार बदलते नहीं साहबों की तरह। यहाँ पे बोलने परवीन शाकिर के तेरा म्यार, तेरा सोच, तेरा अंदाज जो है ना सिलेबस की तरह बदलता है। जिस तरह बच्चों का सिलेबस होता है, बच्चा 1 क्लास में 1 क्लास का सिलेबस है, फिर 2 में 2 क्लास का सिलेबस, 3 में सिलेबस, उसी तरह 4, 5, 6, 7, 8 हर साल बच्चे का सिलेबस बदलता जाता है। उसी तरह तुम्हारा सोच, तुम्हारा म्यार, तुम्हारा अंदाज बदलता जाता है हर साल। आज इस साल तुम किसी और के साथ रहोगे, अगले साल किसी और के साथ, फिर अगले साल किसी और के साथ, मतलब तुम्हारा सोच हर साल बदलते जाता है। तुम भी क्या किया, मुझको तो पढ़ लियो सिलेबस की तरह 1 साल, अब पता नहीं तुम नए साल में किसको पढ़ोगे, है ना। ये आंखों की चमक गाहे गाहे तेरे दिलचस्प जवाबों की तरह। यहाँ पर परवीन शाकिर बोल रही है कि मैंने तुमसे कुछ सवाल पूछा और मेरे सवाल पूछने पर तुम ऐसे जवाब दिए कि लग रहा था तुम कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, और ये डायरेक्ट तुम्हारी आंखों से दिख गया। तुम्हारी आंखों की शौक, तुम्हारी आंखें जो शौक हो गई थी, तुम्हारी आंखों की चमक चली गई थी और ये डायरेक्ट साफ साफ दिख रहा था तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। हिजरी के शब्द मेरी तन्हाई पे दस्तक देगी, तेरी खुशबू मेरे खोए हुए ख्वाबों की तरह। यहाँ पे जो लास्ट लाइन है परवीन शाकिर इसमें कह रहे हैं कि हिजरी के शब्द यानी कि जुदाई की रात जो है ना, मेरी तन्हाई पे दस्तक देगी, तेरी खुशबू, तुम्हारी याद आएगी मेरे खोए हुए ख्वाबों की तरह। तो मुझे याद आएगा तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी यादें मुझको सताएंगी और मुझको तुम बहुत ज्यादा याद आएगा। तो ये था परवीन शाकिर का 30वां नंबर चैप्टर, पहली गजल कंप्लीट। हमें दूसरी गजल पे आते हैं। दूसरी गजल की शुरुआत में परवीन शाकिर लिखती है कि बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भी के सकपाक हो गए। यहाँ पे परवीन शाकिर बोल रही है कि बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, फूल जो थे वो खिलकर फैल गए और मौसम के हाथ भी शफाक हो गए। बारिश का जो मौसम है अजीब है, इनका हाथ ऐसा है कि कली को भी फूल में बदल देता है। या बादल को क्या खबर है कि बारिश की चाह में कैसे बुलंद दोबारा शजर खाक हो गए। यहाँ पे परवीन शाकिर बोलेंगे कि बादल को क्या खबर है कि बारिश की चाह में जमीन पर रहने वाले जितने भी छोटे बड़े पेड़ पौधे हैं वो खाक हो गए हैं। जुगनू के दिन के वक्त पलटने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए हैं। यहाँ पे परवीन शाकिर बोलने की आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा चालाक हो गए। वो रात को जो तारे देख रहे हैं लेकिन जब सुबह हो रही, दिन हो रहा है, तो दिन में वो सोच रहे हैं कि दिन में आखिर तारे क्यों नहीं दिखाई दे रहे। सोचे आजकल के बच्चे कितने ज्यादा चालाक हो गए हैं। और लहरा रही है बर्फ की चादर हटाकर घास,
सूरज के शेप के तिनके भी बेबाक हो गए। यहाँ पे प्रवीण शाकिर बोल रही है कि यहाँ पे ये जो घास है ये सूरज में बहुत ज्यादा विश्वास है, भरोसा है। घास पर जब बर्फ गिरता है, बर्फ की चादर जो फैल जाती है, बर्फ बर्फ गिर गिर कर घास को पूरी तरह से ढक देता है, ठीक है। तो ढक जाने के बाद घास ढक जाता है, घास को अपने सूरज पर विश्वास होता है, लेकिन सूरज निकलेगा और ये बर्फ पिघलेगा और मैं फिर से लहरा उठूंगी, ठीक। होता यही कि सूरज निकलता है और जो बर्फ होता है पिघल के फिर से घास जो होती है वो लहरा कर अपना सर उठाती है। तो सोचिए कितना भरोसा है घास को अपने सूरज पे। बस्ती में जितने आप गजीदा थे सब के सब दरिया का रूप बदलते ही तैराब हो गए। यहाँ पे बोल रही है कि दरिया का रूप बदलते ही, दरिया बाढ़ आते ही वो लोग जिनको तैरना नहीं आता था वो भी तैराक हो गए, वो भी तैरना सीख गए। सोचिए, जिसके माध्यम से प्रवीण शाकिर ने बता दी है, बताने की कोशिश, जो कि आप लोग नहीं आ रहे हैं, मोमेंट ऐसे आ जाते हैं वो काम आप लोग करना पड़ जाता है, यानी कि आप उसको अच्छी तरीके से सीख जाते हैं। तो वो बोल रही है कि दरिया का रूप बदलते ही जो भी है, जो तैरना नहीं आता वो तैराक हो गया। यानी कि ठीक है, प्रेम में मुझको तुम प्यार में धोखा मिला, ठीक है, मैं तुम्हारी याद में खोई रही, फलाना ढमाका जो भी आप लोगों ने सुना, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जो मैं भी तैराक हो जाऊंगी, मैं भी जीना सीख जाऊंगी तुम्हारे बिना। ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रही है, ये हिम्मत दे रही है तुम आप, मतलब सब प्यार करने वालों को, तो इससे हिम्मत लेनी चाहिए। यानी कि वो लोग जिनको तैरना नहीं आ रहा था वो भी अब तैराक हो गए, वो भी तैरना सीख गए। सूरज दिमाग लोग भी अब लागे फिक्र में जुल्फे शबे फिराक के पेचाक हो गए। यहाँ पे बोल रही है कि तेज दिमाग के थे, उनको उतना अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई और उतने तेज तरार दिमाग होते हुए वो कहीं अंधेरे में छिप गए। काश वो कुछ करते और अपनी जिंदगी में कुछ करके सफल इंसान बनते, लेकिन उनका तेज दिमाग होते हुए भी वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए और अंधेरे में छुप गए, विलुप्त हो गए। जब भी गरीब शहर से कुछ गुफ्तगू ही लहजे हवाएं शाख के गमनाक हो गए। यहाँ पे बोल रही प्रवीण शाकिर कि जब जो हवाएं हैं वो गरीब के शहर में गई और गरीब से वो कर गुजरी, तो गरीब के दर्द को देखकर ये जो हवाएं हैं वो भी गमनाक हो गई, उसके गम को नमनाक हो गए, वो भी धीरे धीरे बहने लगे। ये था आप लोगों का लास्ट लाइन। अब यहीं पे होगा दूसरी गजल भी कंप्लीट। तो फर्स्ट चैप्टर नंबर 33 या 34 ये दोनों एक साथ कंप्लीट होता है। कोई भी कंफ्यूजन है चैप्टर रिलेटेड आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैप्टर को बार बार पढ़िए, आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा और ये मेरा वादा है कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। बस कम से कम 2-3 बार सारे वीडियो को सुन लीजिए, यूं ही बहुत अच्छी अच्छी बातें भी आप सुन ही सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।